हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 टू 10th ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज या ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए पूरा लेक्चर आप अटेंड कीजिए। यहाँ पर आपको एक क्रिस्पी फॉर्म में करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी 6th ऑफ जुलाई यानी फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। यानी कि विश्व सहकारिता दिवस। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है? सहकारिता। सहकारिता दिवस। विश्व सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई का जो पहला सैटरडे होता है ना, जो कि इस बार था 6th ऑफ जुलाई को, इस वजह से 6th ऑफ जुलाई को मनाया गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है सहकारिता दिवस। प्रश्न क्या-क्या पूछा जा सकता है, उन सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए द्वारा 1923 से इसे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम रही है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है। भारत में 6 जुलाई 2024 को सहकारिता मंत्रालय का तीसरा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, यानी इसकी स्थापना भारत में वर्ष 2021 में की गई। तो सबसे पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में इसकी शुरुआत कब की गई। इंडिया में जो सहकारिता मंत्रालय है या फिर सहकारिता दिवस की स्थापना यानी कोऑपरेटिव्स डे की स्थापना कब की गई? वर्ष 2021 में की गई और उसके बाद से लगातार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है सहकारिता मंत्रालय को कौन हेड कर रहे हैं? तो ध्यान रखना है अमित शाह जी। अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर है, वो सहकारिता मंत्रालय को भी हेड कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना है अमित शाह। यहाँ पर मैंने वो चीजें लिखी भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की एजीआर 2 योजना के तहत किसानों द्वारा नैनो उर्वरक की खरीद पर 50% की सहायता की योजना वो शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। कौन से नंबर का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? तो 102 नंबर का। स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत में इसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई। ये ध्यान रखना है आपको। और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है कौन है? अमित शाह जी। चलिए बात करें यूएनजीए के द्वारा वर्ष 2025 को किन-किन ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, उनमें से एक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। यानी प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनने की संभावना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, ठीक है? उसी तरीके से वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स घोषित किया गया और उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है वर्ष 2025 को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो ये चारों ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जितनी चीजें मैंने लिखी हैं वो सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स तो ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका, कैमेलिड्स भी पूछा जा चुका है, लेकिन अब ये सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को घोषित किया गया। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, पीस एंड ट्रस्ट और ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन इन न्यू दिल्ली। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम जो कि आने वाले समय में होने वाले हैं, या बैंकिंग के में, या फिर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी का इस बार का सेशन हमारे भारत में कहा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब? 21 जुलाई में। कौन सा नंबर का? तो ध्यान रखना है 46th नंबर की ये मीटिंग है। तो क्या-क्या याद रखना है? 46th मीटिंग यूनेस्को की कहाँ होने वाली है? यूनेस्को की ये मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो ये मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। बिल्कुल ये
तो ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा 45th सेशन इसमें ये इवेंट होने वाला है, ठीक है? एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वाले ध्यान रखेंगे, ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूज़िक के का दर्जा दिया गया था, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा। चलिए, बात करते हैं, यही सारी बातें हिंदी में हैं, तो बात करते हैं और कुछ चीज़ों की। तो यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं, ये कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? The committee was established under the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage adopted by the General Conference of UNESCO at its 17th session on 16th of November 1972। यानी समिति की स्थापना कब की गई थी? इस समिति की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1972 को और भारत में टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी कि 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 41st साइट कौन सी है? शांति निकेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्थल होयसाला के पवित्र समूह, कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसाला मंदिर, ये सारी चीजें हाल ही में डिक्लेरेशन किया गया। 42nd नंबर का, ये 42nd नंबर का की साइट है, ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है यूनेस्को मध्य प्रदेश में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा बताई गई, वो सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव लॉन्च हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक, लोकपथ मोबाइल नाम का एक ऐप है, लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा। क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके जरिए जनता की सड़क संबंधी समस्याओं का 7 दिन में समाधान किया जाएगा। मतलब क्या है? इस ऐप के माध्यम से आम जनता को मार्गों की समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा यह ऐप और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, आप मध्य प्रदेश के किसी शहर में, किसी गांव में आप रह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके आसपास कहीं भी आप देखते हैं कि रोड वहां की खराब है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मोबाइल से ही एक फोटो खींचनी होगी और उसे इस ऐप में अपलोड करना होगा। ऐप में अपलोड करते ही 7 दिन में ही उसका समाधान किया जाएगा और साथ ही साथ अधिकारियों द्वारा भी उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। तो सिंपल सा ऐप है, ध्यान रखना है, ये आप सभी का कर्तव्य है। अगर आपके आसपास की रोड खराब है, आप उसे सुधरवाना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ऐप में उस सड़क, उस मार्ग की फोटो खींचकर अपलोड करिए और वहां पर उससे आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। ठीक है, वो रोड का कंस्ट्रक्शन 7 दिन में सही हो जाएगा या बन जाएगी वो रोड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 24th एससीओ समिट। एससीओ का मतलब क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाल ही में इसकी मीटिंग, समिट का मतलब होता है, आप एक तरीके से समझिए मीटिंग, 24th नंबर की कहाँ की गई है? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में कंक्लूड की गई है। आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। कई बार मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, होस्ट कर रहा है तो कर रहा है कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही है। कजाकिस्तान में मीटिंग होने की वजह से वहां के प्रेसिडेंट कैसिम जोमार्ट तोकायेव इसे होस्ट कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दों पर बात की गई है इस पर्टिकुलर समिट में या हाईलाइट क्या रही हैं? तो बेलारूस ज्वाइन कर रहा है एससीओ को एज अ परमानेंट मेंबर। तो ध्यान रखना है, बेलारूस वाज एडमिटेड एज अ 10th फुल मेंबर ऑफ एससीओ। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हाल ही में एससीओ का नया मेंबर कौन बना है? तो हाल ही में एससीओ यानी कि संघाई ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बना है बेलारूस। तो नाम ध्यान रखना है बेलारूस का। इसके अलावा इसे ऑब्जर्वर स्टेटस में इसके पहले रखा गया था। इस बार का फोकस है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, यानी टेररिज्म को समाप्त करने के लिए इस बार फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ एससीओ का एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करने की, यानी कि इसे बढ़ाने की बात की गई है। इन पर्टिकुलर मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है ना? तो एससीओ पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेलारूस एससीओ को ज्वाइन कर चुका है एज अ फुल मेंबर। टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं? टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं, ध्यान रखना है एससीओ में। और साथ ही साथ इस बार टेररिज्म को कॉम्बैट करने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं अगली एससीओ समिट के बारे में, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि वो भी स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट एससीओ
काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग कहाँ होने वाली है? चाइना में ही होने वाली है और चाइना में भी कहाँ होगी? तो ऑब्वियस सी बात है ये बीजिंग चाइना में होगी क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? बीजिंग चाइना में मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया, तो इसे इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वर्ष 2017 में। ईरान ने 9th मेंबर के रूप में वर्ष 2023 में शपथ ली और टोटल अब 10 कंट्रीज हो चुकी हैं क्योंकि अभी हाल ही में बेलारूस का भी एडिशन किया गया है। इस बार के लिए ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन-कौन से हैं? तो अफगानिस्तान और मंगोलिया ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो सर क्या-क्या याद रखना है इसमें? सर याद रखना है 24th कहाँ हुई? 24th समिट हुई है कज़ाकस्तान में, ठीक है? इसके अलावा 25th कहाँ होगी? 25th होगी चाइना में। ये वाली बात भी आप सभी को पता चल गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इंडिया कब बना मेंबर? तो इंडिया मेंबर बना है वर्ष 2017 में। इस बार कौन सा देश नया मेंबर बना है? तो बेलारूस का नाम आपको ध्यान रखना है। बेलारूस नया मेंबर बना है जो कि 10th मेंबर है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि एससीओ टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? टोटल 10। ठीक है। बात बारे में हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे को अभी तक ऋषि ऋषि सुनाक जी प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, लेकिन अब नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कीर स्टारमर। नाम ध्यान रखना है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर हिंदी में अगर बात करें तो कीर स्टारमर। ठीक है। नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये ऋषि सुनाक को रिप्लेस कर रहे हैं जिसकी कैपिटल यानी यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। मोनार्क है वहां पर अभी चार्ल्स थर्ड और करेंसी है वहां की पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। कीर स्टारमर का नाम आप सभी को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है। चलिए, इसके अलावा ईरान के भी नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन ईरान के नए प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है ईरान के बारे में अगर बात करें, यहाँ की कैपिटल है तेहरान, सुप्रीम लीडर है अली खमेनेई और यहाँ की करेंसी है ईरानियन रिया। ठीक है। तो मसूद पेजेस्कियन नाम ध्यान रखना है आपको, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं ईरान के। चलिए, बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा को भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक आप सभी को पता है वर्ष 2024 ध्यान रखना है, अभी जुलाई अगस्त में ये होने वाला है। बिल्कुल शुरुआत इसकी होने ही वाली है। तो नीरज चोपड़ा जी को 28 मेंबर स्क्वाड को लीड करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो नीरज चोपड़ा लीड करने वाले हैं क्योंकि टोटल 28 लोग पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें लीड कौन करेगा? तो लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। तो आप सभी को ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है। साथ ही साथ अगर जब बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो इसका मोटो हमें पता होना चाहिए, इसमें टोटल कितने नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके मैस्कट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। मोटो की अगर हम लोग बात करें तो इस बार का मोटो क्या रहेगा? गेम्स वाइड ओपन। कई बार मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो गेम्स वाइड ओपन इस बार पेरिस ओलंपिक का मोटो है। टोटल 196 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बार का मैस्कट है फेरिंग्स। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्कट जरूर पूछा जा सकता है। मैस्कट और मोटो तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। मोटो है यानी थीम आप एक तरीके से कह सकते हैं गेम्स वाइड ओपन, जबकि मैस्कट है फेरिंग्स। ठीक है। चलिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में चेयर कर रहे हैं 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आप सभी को पता है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से नियुक्त हो चुके हैं, आप सभी को ये वाली बात पता होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रशिया विजिट पर गए थे और उन्होंने 22वीं इंडिया रशिया एनुअल समिट को चेयर किया। ठीक है। चेयर करने का मतलब क्या है? उसके चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने, आप ऐसा समझिए। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 से 9 जुलाई को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा मॉस्को में थे। वर्ष 2015 के बाद से 9 वर्षों में उनकी पहली रूस यात्रा थी। श्री पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के मोर्चे पर सेवारत सैन्य भर्ती में गुमराह भारतीयों को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यानी कि श्री पुतिन जितने भी गुमराह भारतीय हैं जो कि सैन्य भर्ती में पकड़े गए थे, उन सभी को छोड़ने का, मुक्त करने का आदेश दिया है, कहा है, ऐसा आश्वासन दिया है।
व्लादिमीर पुतिन जी ने, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में क्रेमलिन की दीवार पर अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों को समर्पित है। इनमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में स्टैटिक क्योंकि पोर्शन पूछा जाता है, तो एसएससी के पोर्शन में ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें नहीं है। सिर्फ़ ये पढ़ने के लिए है, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ़ ध्यान रखना है आपको 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट कहाँ की गई? तो रशिया में ऑब्वियसली बात की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की है, ठीक है? इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि रूस में भारत के राजदूत यानी कि इंडियाज़ एम्बेसडर टू रशिया कौन है? विनय कुमार, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी पीडीएफ से। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप सभी को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिल जाएगी। चलिए, बात करते हैं इसी पर्टिकुलर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उस सिविलियन अवार्ड का नाम पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, मैं वो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में उसका नाम पूछा जा सकता है। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल। कैसे याद रहेगा? सेंट एंड्रयू, ध्यान रखना है, इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है, या ये याद रख लीजिए या अपोस्टल याद रख लीजिए। कोई भी एक याद रखिए, वो आप रूस से एसोसिएट कर दीजिए उसे। सेंट एंड्रयू रूस यानी रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल से सम्मानित किया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब भी आप बात करते हो, तो उन्हें कई प्रकार के कई देशों में, जिस देश में वो विज़िट कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, वहाँ का उन्हें सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिल जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सिविलियन अवार्ड कितने हो चुके हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ सिविलियन अवार्ड हो चुके हैं 15। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, टोटल 15 सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। मैं इसकी इमेज अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये 15 कौन-कौन से हैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी इमेज मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें इतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं एक बार फिर से पेरिस ओलंपिक के बारे में। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया पेरिस ओलंपिक के बारे में लीड कौन कर रहा है। पेरिस ओलंपिक को लीड करने वाले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा, जो कि एक जैवलिन थ्रोवर हैं, आप सभी को पता है। लेकिन आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि शेफ द मिशन किसे बनाया गया है इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए। शेफ द मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग जी का नाम आपको ध्यान रखना है। गगन नारंग, ये इमेज है गगन नारंग जी की। गगन नारंग जी इस बार भारत की तरफ से शेफ द मिशन नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने मैरी कॉम जी को रिप्लेस किया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो शेफ द मिशन कौन है? तो शेफ द मिशन है गगन नारंग। इसके अलावा पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता का नाम आप सभी को पता ही है। पीवी सिंधु जी का नाम भी आपको पता है। आप इन पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता जी फ्लैग बियरर्स हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, शेफ द मिशन कौन है? तो गगन नारंग जी शेफ द मिशन है। जबकि फ्लैग बियरर कौन है? यानी फ्लैग हाथ में लेने वाले कौन हैं? तो पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता साहब। ये 2 नाम आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है? एज़ इट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। हू विल बी द शेफ द मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ फॉर द पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024? आपको उनका नाम बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ-साथ एक और प्रश्न मैंने आपसे एमपी से एसोसिएटेड पूछा था। एमपी में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पूरे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिलने वाली है। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।